जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको एनसीईआरटी का सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसमें कि हम आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 4.0 को ध्यान में रख कर के ही सारा कुछ बताने की प्रयास कर रहे हैं। ये क्लास जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है कि एनसीईआरटी जो है सीटेट में कितनी महत्वपूर्ण है। और एनसीईआरटी सीरीज जब ये खत्म हो जाएगा, तब हम आपको एससीईआरटी बुक जो है उसका फिर लाइन बाय लाइन आप लोगों के सामने हम लेकर के हाजिर होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 प्लस सीटेट 2025 का जो है एग्जाम में आने वाले सभी प्रश्न को। और जाकर के हम आपको बता दें, ये क्लास 6 का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल को लेकर के हम आए हैं। ये जो है दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ये आपका चैप्टर है क्लास 6 का ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर। तो आप लोग ये थ्योरी क्लास को बिल्कुल बारीकी के साथ देखने की प्रयास कीजिएगा। ये क्लास बिल्कुल फ्री है, हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है। हम आपको जो भी बताएँगे, जो भी पढ़ाएँगे एनसीईआरटी बुक का लाइन बाय लाइन, वो भी आपको बिल्कुल इसी यूट्यूब चैनल पर, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम आपके सामने लेकर के हाजिर हुए हैं क्लास 6 का भूगोल, जिसमें कि दूसरा चैप्टर लेकर के हम आप लोगों के सामने आए हुए हैं। और जाकर के ये चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। आप अगर ये क्लास को समझ जाते हैं, तो आपके लिए ज्योग्राफी का सब्जेक्ट बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्योंकि ये चैप्टर जो है अधिकतर छात्र एवं छात्राओं को समझ में नहीं आता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम भरपूर कोशिश करेंगे कि अक्षांश एवं देशांतर में आप लोगों का कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। साथ ही साथ आप जो है बीपीएससी टीआरई 4 पॉइंट की तैयारी अगर कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियो देखना अति आवश्यक हो जाता है। क्योंकि अभी जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ये एनसीईआरटी का बुक है। जैसे ही क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक खत्म हो जाता है, उसके जस्ट बाद ही हम आप लोगों के लिए लेकर के आएँगे एससीईआरटी बुक, जो कि बिहार सरकार के द्वारा ये बुक चलाया जाता है बिहार के छात्रों के लिए। और जाकर के आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी में एनसीईआरटी और जाकर के एससीईआरटी, ये दोनों का जो है कॉम्बिनेशन पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और जाकर के आपको एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाएगा कि आपको कन्फ्यूज़ कर देगा। तो इसीलिए ये दोनों को जो हम बारीकी के साथ आप लोगों के सामने लेकर के आएँगे। अभी आपका चल रहा है एनसीईआरटी, और जाकर के आने वाले समय में एससीईआरटी हम आप लोगों को लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, अगर आप ये दोनों क्लास देख लेते हैं, आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 में एक सीट पक्की है। क्योंकि आपको इस तरह का यूट्यूब पर कोई भी वीडियो नहीं मिलने वाला है, जिसमें कि आपको एनसीईआरटी और जाकर के एससीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ाया है। हाँ, 1 से 2 क्लास आपको मिल जाएगा, लेकिन जब आप उसका पूरा क्लास खोजेंगे, तो उसका बैच आपको खरीदना होगा। लेकिन ये यूट्यूब चैनल आपको कोई भी बैच नहीं प्रोवाइड करेगा। जो भी आपको लाइन बाय लाइन ए टू जेड पढ़ाएगा, तो वो बिल्कुल फ्री में और जाकर के इसी यूट्यूब चैनल पर। तो बिना देरी किए हैं वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। इससे पहले वाला क्लास में हम आपको बताए थे कि हमारा पृथ्वी जो है वो गोलाकार नहीं है। गोलाकार नहीं है तो हमारा पृथ्वी कैसा है? तो हमारा पृथ्वी कुछ इस तरह से है। आपको हम बता दें कि ये यहाँ पे ध्रुव जो है, और ये वाला ध्रुव, ये हुआ आपका उत्तरी ध्रुव और ये हो गया आपका दक्षिणी ध्रुव। यह थोड़ा-सा चपटा है, जिसके कारण इसकी आकृति क्या बन जाती है? भू-आभ। हम इससे पहले वाला क्लास में आप लोगों को बताए थे। और आपको ये याद होना चाहिए कि भू-आभ पृथ्वी की आकृति को क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो है इसकी दोनों ध्रुव की तरफ अगर देखें, तो ये थोड़ी चपटी है। इसी वजह से ये बीच में फैल जाता है। कोई भी चीज़ अगर ऊपर और नीचे से
प्रेशर देकर के दबाया जाए, तो वो जो है दोनों साइड मतलब फैल जाता है। यही कहानी हुआ है पृथ्वी के साथ। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। जैसे यहाँ पे अगर देखें, ये वाला आपका जो है, ये दोनों थोड़ा चपटा है, लेकिन ये बीच में थोड़ा-सा फैला हुआ है, यही इसमें कहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? आप महसूस कर सकेंगे कि इसको किस तरह से देखेंगे। और आपको यहाँ पे एक बात याद रखना है कि जब भी आप ज्योग्राफ़ी विषय को लेकर के आते हैं, तो आप अपने ख्वाबों की दुनिया में रहेंगे। क्योंकि ज्योग्राफ़ी जो है एक काल्पनिक सब्जेक्ट है और जाकर के आपको कल्पना करना होगा। जिस तरह से आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, ठीक उसी तरह से आपको ज्योग्राफ़ी में भी सोचना पड़ेगा। अगर आप सोच लेते हैं, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व है। अगर आप समझ नहीं पाएँगे, पता है क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी सोच को कल्पना में नहीं बदलेंगे, तो आप इसकी यानी ज्योग्राफ़ी को कभी भी समझ में नहीं आएगा आपका। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानीपूर्वक ग्लोब को देखें। ये हमारे पास यहाँ पे देखिए एक ग्लोब है, इसी को देखने के लिए कह रहा है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। अब ये क्वेश्चन कई बार कई प्रकार की एग्जाम में पूछा गया है। ग्लोब जो है पृथ्वी का लघु रूप है। ये काल्पनिक है या फिर वास्तविक है? तो आपको हमेशा याद रखना है ये क्या है? तो ये वास्तविक है। जी हाँ, ग्लोब क्या है? पृथ्वी का वास्तविक लघु रूप है। आपको हमेशा इसको ध्यान में रख कर के ही आगे तैयारी करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको हम लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें देखिए कहा है, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। हमारे सामने यहाँ पर जो ये ग्लोब है, ये छोटा है। इसकी आकार की अगर विषय में बात करें, तो ये इससे छोटा भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है। यानी ग्लोब का आकार जो है, स्थिर नहीं है। ये छोटा-बड़ा जो है, किसी तरह का भी ये हो सकता है, इसमें यही कहा गया है। तो अब देखिए इसमें कहा है, बड़े ग्लोब जो कि बहुत बड़ा होता है, जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते हैं। बड़ा ग्लोब अगर आपके हाथ में अगर दे दिया जाए, तो उसको आप एक जगह से दूसरा जगह नहीं लेके जा पाइएगा। अब वहीं पे हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें देखते हैं पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब और पॉकेट यानी कि जेब में रखने वाली छोटा-सा ग्लोब भी आप अगर मार्केट में खोजेंगे तो मिल जाएगा। तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब यानी गुब्बारा में भी आजकल ग्लोब को बनाया जाने लगा है। जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। इसमें देखिए कितनी आसानी से हम गुब्बारा का एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं, वही बात इसमें कहा है। ग्लोब का जो है आकार भिन्न-भिन्न आकार का ग्लोब होता है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होता है। जी बिल्कुल, ग्लोब का कोई फिक्स रूप नहीं है, इसमें यही कहा है। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घुमाया जाता है। अब देखिए ग्लोब जो है स्थिर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ ग्लोब को जैसे फिक्स कर दिए वो फिक्स नहीं रहता है। इसको जो है अगर आप गोल-गोल घुमाएँगे तो ये घूमने लगेगा। बिल्कुल सेम उसी तरह से जिस तरह से आप बचपन में कोई खिलौना बना कर के सड़क पे दौड़ाते थे। ठीक उसी तरह से इसको आप घुमा सकते हैं, ये स्थिर नहीं है। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे कहा गया है क्या? ग्लोब में आपको पता होना चाहिए ग्लोब में देशों को और जाकर के महाद्वीपों को तथा महासागरों को उनके सही आकार में दर्शाया जाता है। जी बिल्कुल ये सही बात कहा है कि ग्लोब में किसी भी जो है देश, महादेश या फिर महाद्वीप को उसके सही आकार में ग्लोब में दर्शाया जाता है, आपको याद रखना है। क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से यही सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। चलिए फिर हम इसमें आगे आपको लेकर के चलते हैं और आप सब यदि इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं, पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन हो जाता है। अब इसमें कहा है, पृथ्वी के समान अगर कोई गोल चीज़ है,
उसमें आपका जो है कह रहा है क्या कि वहाँ पे किसी बिंदु का स्थिति को आपको अगर दर्शाना है, तो वो काफ़ी कठिन हो जाता है। तो अब देखिए इसमें आगे क्या कहा है, आप लोग देखिए ध्यान से। अब यह प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है? अब मान लीजिए ये आपका पृथ्वी जो है यहाँ पे हम किसी भी चीज़ का लोकेशन की अगर बात करें, उसका पता कैसे लगाएँगे, उसी के संबंध में आगे हम बात करते हैं। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं की संदर्भ आवश्यकता होती है। देखिए, पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति को पता करने के लिए हमें कुछ रेखाएँ होती हैं, उन रेखाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि वो रेखा अगर आपको मालूम है, तभी आप जा कर के उसका सही स्थिति का पता लगा पाएँगे। तो इसमें देखिए हम आगे आपको लेकर चलते हैं। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे इस ग्लोब में, क्योंकि ये ग्लोब बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें देती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये अक्ष जो है, ये क्या है? जी हाँ, ये अक्ष के विषय में अगर हम जानने की कोशिश करें, आप कल्पना में कीजिए कि कोई भी गेंद है और उस गेंद के अगर हम आर-पार सुई से छेद कर दें, तो ऊपर में जो सुई का नोक दिखाई पड़ेगा प्लस नीचे में जो दिखाई पड़ेगा, यही दोनों को जब हम पकड़ के रखेंगे, तो यही दोनों मेरा क्या कहलाएगा? अक्ष कहलाएगा। ये कल्पना की बात है, ये वास्तव में ऐसा पृथ्वी पर कहीं पे भी कोई अक्ष नहीं है, ये सिर्फ़ कल्पना में है। आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। यही इसमें कहा गया है अक्ष। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अक्ष समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसमें हम आगे देखते हैं। ग्लोब पर वो 2 बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव होता है। अब मान लीजिए कि ये ग्लोब जो है, यहाँ से हम कोई सुई घुसाए इधर निकाले, यहाँ जो घुसाई ये आपका हो गया उत्तर ध्रुव और यहाँ जो निकला, तो ये हो गया आपका दक्षिण ध्रुव, यही इसमें कहा है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पे आप एक हाथ से पकड़ेंगे और एक हाथ से यहाँ आप पकड़ेंगे, यानी दोनों हाथ से पकड़ेंगे और जाकर के अपनी फ्रेंड को बोलिएगा कि वो इस ग्लोब को पश्चिम से पूर्व की ओर यानी कि इस तरह से घुमाने के लिए बोलिएगा। ये ग्लोब जो है हमेशा कैसा घूमता है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर हमेशा ग्लोब भ्रमण करता है, घूमता है। तो यही इसमें कहा है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तविक में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है जो एक काल्पनिक रेखा है। शुरू में ही हमने आपको बताया कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ने के लिए बैठते हैं या फिर भूगोल पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो आपको सिर्फ़ कल्पनाओं में ही घूमना है। इस तरह का कोई भी रेखा या फिर कोई भी बिंदु नहीं होता है वास्तव में पृथ्वी पर। चलिए इसमें आगे हम समझने की कोशिश करते हैं। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बाँटती है। ग्लोब जो है यानी पृथ्वी जो है उसको एक कल्पना में हम लोग देखते हैं। एक ऐसी रेखाएँ होती है जो इसको 2 बराबर भागों में बाँटता है। इसमें हम देखने की कोशिश करते हैं। दूसरा पेज पे हम चलते हैं जब, तो हमारे सामने ये दूसरा पेज खुल कर के आ जाता है। अब यहाँ पे आपको विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त होने वाला है। यहीं से आपका मेन क्लास स्टार्ट हो रहा है। आप लोग बिल्कुल बारीकी के साथ इस यूट्यूब चैनल पर बने रहें। इसमें देखें, अब कहता है, आपको हमने पहले ही बताया इससे पहले वाला पेज में कि एक अन्य तरह का काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बाँटता है। तो वो काल्पनिक रेखा जो है, उस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। अब यहाँ पे आप इस फिगर में ध्यान से अगर देखेंगे, तो एक डॉट डॉट लाइन करके इस तरह से यहाँ पे इस तरह से खींचा गया है। यही वो काल्पनिक रेखा है जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बाँटता है। यहाँ से यहाँ तक एक भाग और यहाँ से नीचे जब जाते हैं, ये एक भाग इधर हो जाता है, 2 बराबर भाग। जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक है, उतना दूरी यहाँ से यहाँ तक है। तो इस तरह से जो है, ये विषुवत वृत्त जो है पृथ्वी को कितने भागों में बाँटता है?
यानी ग्लोब को या फिर बोलिए पृथ्वी को, तो ये आप ध्यान में रखें कि ये 2 बराबर भागों में बाँटता है। तो उत्तरी वाला हिस्सा जो है ये ऊपर वाला हिस्सा, तो ये आपका उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, लेकिन जब यहीं पे हम दक्षिण की ओर देखें थे, ये दक्षिणी वाला भाग आपका दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसमें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। देखिए, यहाँ जो ये वाला है, इससे उत्तर के बारे में बात कर रहा है उत्तरी गोलार्ध और इससे दक्षिण वाले भाग को कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। हमने आपको अभी बता दिया, ये दोनों जो है आपस में बिल्कुल इक्वल है, इसमें कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार विषुवत-वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। ये जो है ना, आप देख रहे हैं विषुवत-वृत्त, ये क्या है? कल्पना में है, हम लोग कल्पना करते हैं, ये कोई वास्तविक रेखा नहीं है, यही इसमें कहा है। एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। पृथ्वी पर अगर किसी भी स्थान की हम बात करें और वहाँ का लोकेशन अगर हम प्राप्त करने के लिए चाहते हैं, तो उसके लिए विषुवत-वृत्त जो रेखा है 0 डिग्री अक्षांश इसको बोलता है। तो ये 0 डिग्री अक्षांश बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, किसी भी स्थान की लोकेशन को इंगित करने में। तो चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। विषुवत-वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश यानी कि समांतर रेखाएँ कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। अब आप ये कल्पना कीजिए कि आपके पास जो है, यहाँ पे ये वृत्त जो है, अब इसमें देखिए, ज यहाँ से आप अगर यहाँ से लेकर के अगर यहाँ तक आप देखेंगे तो इस तरह से एक लाइनिंग जो खींचा गया है इसको बोलते हैं विषुवत-वृत्त। ठीक इसी तरह से अब आगे बढ़ेंगे तो इसी तरह से फिर आगे आपको यहाँ से इस तरह से 90 मतलब जो है लाइन आपको मिलने वाला है। तो ये जो है, ये दोनों के बीच की दूरी की अगर बात करें, ये हमेशा बराबर रहता है। किसी के बीच कम-बेश दूरी नहीं है। अब जाकर के ये दूरी जब बराबर रहता है, तो ये क्या होगा? ये समांतर होगा। चलिए देखिए क्या है, एक लाइन हम ऐसे खींचते हैं, एक लाइन ऐसे खींचते हैं। अगर उसकी दूरी यहाँ पे समान है और यहाँ पे समान है, ये ज़िंदगी में कहीं पे भी आपस में जाकर के नहीं मिलेगा। इसी को बोलते हैं समानांतर। और जाकर के ये जो है, यानी कि विषुवत-वृत्त से उत्तर और दक्षिण जो समांतर रेखाएँ हैं, उसे अक्षांश रेखाएँ कहा जाता है और जाकर के इनकी माप किसमें किया जाता है? तो अंशों में इसकी माप किया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे इसमें और भी देखने की कोशिश करते हैं। आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें। जहाँ पे भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपकी कमेंट का उत्तर देने की अवश्य कोशिश करेंगे। तो चलिए इसमें यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या, विषुवत-वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, जिसमें कि हम यहाँ आपको बता दिए थे। चूँकि विषुवत-वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। अब देखिए, आप यहाँ पे थोड़ा समझिए, यहाँ पे समझने में बहुत सारा दिक्कत होता है आम लोगों को। इसमें देखिए क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे हम एक पृथ्वी का नमूना डिज़ाइन कर लेते हैं। जैसे कर लिए ना, तो इसमें हमको करना क्या है, आप ध्यान देंगे तो यहाँ से अगर यहाँ तक हम एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, पुनः अगर यहाँ से यहाँ तक हम एक काल्पनिक रेखा इस तरह से खींच दिए। अब हुआ क्या कि अब पृथ्वी पे अगर हम चलें, तो उसपे देखिए, हम मान लीजिए यहाँ से चलने के लिए प्रारंभ किए ऐसे करके, इसका चारों ओर हम जब घूम करके फिर इसी स्थान पे इसी स्थान पे जैसे ही हम आ गए, तो यहाँ से यानी कि अक्षांश की अगर बात करें, यहाँ से जो है यहाँ तक का जितना लंबाई है, ये पूरा वृत्त का जो परिमाप है, उसके कितना है 1/4 है। अब आप समझेंगे इसको कैसे, तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे। अतः इसका माप होगा 360 अंश, यानी कि 1/4 यानी 90 अंश। अब देखिए, आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, जो हम समझाने की आपको कोशिश करते हैं। तो आप देखिए, अगर हमारे पास ये पृथ्वी है, अब कोई भी गोल चीज़ अगर हम पूरा घूम जाते हैं, उसके एक मतलब यहाँ से स्टार्ट किए घूमने के लिए, इस तरह से जब घूमें, तो इसका मतलब हम कितना घूमे, 360 डिग्री घूमे।
कितना घूमे तो 360 डिग्री का 1/4 हम निकालेंगे। तो अब देखिए 360 गुना 1/4। तो अब इस तरह से अगर हम देखेंगे तो 2 दूना 4, 18 दूना 36, 0, 2 एकम दूगो 2, 9 दूना 18। तो हमारे पास कितना आ गया 90 अंश। अब 0 डिग्री से लेकर के यहाँ 0 डिग्री अक्षांश लेकर के ये यहाँ आपका 90 डिग्री अक्षांश के बीच की अगर बात करें तो कितना अंश है? तो 90 अंश है। तो अब आगे देखिए यहाँ पे इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश ध्रुव को दर्शाता है। यहाँ पे जो है ये 90 अंश ये उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। ठीक इसी तरह से इधर जब चलते हैं तो यहाँ पे दक्षिण ध्रुव, यहाँ पे भी 90 अंश होता है। ये दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। इस तरह से आपको ये कितनी महत्वपूर्ण क्लास है पता होना चाहिए और जाकर के आपको ये समझ में आना चाहिए ये क्लास कितनी महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलिए हम इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और आप लोगों को बारीकी के साथ बताते हैं। तो देखिए दोस्तों आप जो हैं वीडियो में बारीकी के साथ बने रहें। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा है इस प्रकार विषुवत-वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। बिल्कुल हमने आपको बताया है। तथा विषुवत-वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। तो आपको हमने पहले बताया है। अब मान लीजिए ये जो है 0 डिग्री अक्षांश समांतर रेखाएँ हैं। अब जो है इसके उत्तर में जितने भी अक्षांश रेखाएँ हैं वो आपका उत्तरी अक्षांश समांतर रेखाएँ हैं। इसके जस्ट दक्षिण में जितनी हैं वो आपका दक्षिणी समांतर अक्षांश रेखाएँ हैं। तो आपको इस तरह से याद होना चाहिए। तो हम आगे इसमें जब बढ़ते हैं तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे कहा है क्या? इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। अब देखिए जितना भी अक्षांश हमको लिखना है हम लिख लेंगे। लेकिन उसकी जो है पैमाना क्या है कि हम ये 0 डिग्री अक्षांश को देखेंगे। 0 डिग्री अक्षांश के अगर हम उत्तर की ओर जितने भी अक्षांश है उसकी अगर हम बात करें तो उसके आगे हमको उत्तर लिखना होगा। क्या लिखना होगा? उत्तर अक्षांश। इतना डिग्री मान लीजिए 20 डिग्री ये उत्तरी अक्षांश हो गया। लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कैसे लिखते हैं? अगर 20 डिग्री हमको उत्तरी अक्षांश लिखना है, तो ये 20 डिग्री कर दिए, यहाँ पे ऊ कर दिए, तो मतलब ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश हुआ है। अगर 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हमको लिखना है, तो हम क्या करेंगे? तो 20 डिग्री पहले इस तरह से हम लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से द लिख देंगे। तो द लिखने के कारण ये जो है आपका 20 डिग्री जो हुआ अक्षांश, ये कौन-सा? तो ये दक्षिणी ध्रुव वाला अक्षांश हो गया। यही इसमें कहा गया है। चलिए इसमें हम आगे देखते हैं। सामान्यतः इसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि हमने यहाँ पे आपको पहले बता दिया। जैसे अभी देखिए यहाँ उदाहरण दिया है क्या? महाराष्ट्र में चंद्रपुर, जी हाँ, अपना भारत का जो महाराष्ट्र है वहाँ में एक शहर है चंद्रपुर। और जाकर के ब्राज़ील जो कि दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है। ये दोनों की अगर बात करें तो दोनों जो है एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन उसमें डिफ़रेंस है। तो अब देखिए ब्राज़ील में बेलो होरिज़ोंटो दोनों एक ही अंश दोनों एक ही अक्षांश यानी कि 20 डिग्री अंश पर स्थित हैं। लेकिन चंद्रपुर विषुवत-वृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिज़ोंटे विषुवत-वृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। दोनों में अंतर क्या है कि हमारा भारत यहाँ पे मोटा-मोटी स्थित है। उसके बाद दक्षिण अमेरिका में एक शहर है ब्राज़ील जिसमें कि बेलो होरिज़ोंटो ये भी जो है कहाँ इस पे जो है कहाँ पे कितनी अंश में ये स्थित है? ये 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। और जाकर के महाराष्ट्र चंद्रपुर जो है ये दोनों जो है 20 डिग्री पर है। लेकिन अंतर क्या है? दक्षिण अफ्रीका का जो है 20 डिग्री ये दक्षिण अक्षांश में है, जबकि भारत का जो है उत्तरी अक्षांश में है। यही इसमें कहा गया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चंद्रपुर भारत का चंद्रपुर जो है कितना है 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा बेलो होरिज़ोंटो 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। जैसे-जैसे हम विषुवत-वृत्त से दूर जाते हैं, अक्षांशों का आकार घटता जाता है। अब आप ध्यान देंगे कि ये सबसे बड़ा अगर अक्षांश की अगर बात करें तो कौन-सा है ये 0 डिग्री अक्षांश है। जैसे ही हम 0 डिग्री से ऊपर यानी कि
उत्तर की ओर हम बढ़ेंगे इस तरह से, तो इसकी जो है गोलाई घट जाता है और अंत में ऐसा आता है एक जगह आकर के शून्य में तब्दील हो जाता है। अब फिर यही इसमें कहा है क्या, जैसे-जैसे हम विषुवत वृत्त से आगे ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, चाहे उत्तर ध्रुव या दक्षिण ध्रुव, तो उसमें क्या है, उसमें है क्या, अक्षांशों का आकार जो है वो घट जाता है, बढ़ता नहीं है, इसमें यही कहा है। तो इसमें हम लोग आगे देखने की प्रयास करते हैं, जो कि यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएँ। जी हाँ, महत्वपूर्ण अक्षांश यानी कि समांतर रेखाएँ जो है उसके बारे में यहाँ पे हम अब चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान देंगे। विषुवत वृत्त को हम लोग क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश। उत्तर ध्रुव जो है उसको यहाँ पे हम अगर देखें तो ये क्या है मेरा 90 डिग्री अक्षांश इसको बोला जाता है तथा दक्षिण ध्रुव यहाँ पे जो है इसको भी 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। इसके अतिरिक्त यानी कि ये जो है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 0 डिग्री अक्षांश को छोड़ करके इसके अलावा 4 अक्षांश हैं, जो कि समांतर है और महत्वपूर्ण हैं। उनके बारे में अब हम लोग जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो आप वीडियो में बने रहेंगे। तो अब देखिए हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमको करना क्या है, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्या, 1 नंबर पहला अक्षांश की अगर बात करें, तो इसमें कहा गया है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। अब सबसे पहले हम छोटा-सा एक पृथ्वी का नमूना डिज़ाइन कर लेते हैं, यहाँ पे हो गया। जैसे ही हम ये डिज़ाइन किए तो अब इसके बारे में हमको जानना है। तो इसके बारे में जब हम जानने की प्रयास करते हैं, हम पाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जब हम 0 डिग्री अक्षांश खींचते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे 0 डिग्री अक्षांश, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो अब इसमें कहा है क्या, उत्तरी गोलार्ध में, आपको पता होना चाहिए कि ये जो है आपका उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। अब इसी में कहा है उत्तरी गोलार्ध में जो है कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा कहाँ है? तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। तो चलिए सबसे पहले हम कर्क रेखा का भी एक नमूना यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। ये आपका हो गया कर्क रेखा। अब इसके विषय में कहा है, ये कितना है? तो साढ़े 23 डिग्री ऊ दिया है, मतलब उत्तरी अक्षांश में है। तो हम इसके बारे में यहाँ पे इसका लिख देते हैं, कितना है ये? साढ़े 23 डिग्री। ये हो गया आपका। तो इस तरह से ये पहला वाला मतलब रेखा हमको समझ में आ गया कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जो कि एक महत्वपूर्ण अक्षांश है और इस रेखा को यानी साढ़े 23 डिग्री रेखा को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। उसके बाद फिर हम दूसरा नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे दूसरा समांतर रेखा जो कि अक्षांश रेखा है, महत्वपूर्ण है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है, देखिए आप, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा साढ़े 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। उत्तर में हो गया आपका कर्क रेखा और जाकर के दक्षिण में हम फिर वही साढ़े 23 डिग्री वाला अगर रेखा खींचते हैं, तो ये मेरा जो है क्या है, साढ़े 23 डिग्री वाला हम यहाँ पे फिर इसको लिख देते हैं। ये साढ़े 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो गया। ऊपर वाला को हम लोग कहेंगे कर्क रेखा, यहाँ पे हम लिख देते हैं। इसको बोलेंगे कर्क रेखा, उत्तरी अक्षांश को कहा जाता है, लेकिन मकर रेखा इसको कहेंगे। दक्षिण का हिस्सा को क्या कहेंगे? मकर रेखा। आप ध्यान अगर देंगे, तो आपको ध्यान देना ही चाहिए। अब देखिए इसमें कहा है, ठीक, ये 2 रेखा हम लोग देख लिए, कर्क रेखा और मकर रेखा। अब चलते हैं 3 नंबर पे, विषुवत वृत्त के साढ़े 66 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त। अब ये जो है मेरा 0 डिग्री है। इसको बोलते हैं विषुवत वृत्त। इसके उत्तर में कितना कहा है? तो साढ़े 66 डिग्री। तो इसके उत्तर में हम साढ़े 66 डिग्री वाला एक वृत्त को खींच लेते हैं। तो हम खींच चुके हैं। अब देखिए इसमें कहा है, यहाँ पे जो है ये कितना है? साढ़े 66 डिग्री, साढ़े 66 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत वृत्त के उत साढ़े 66 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त, ये उत्तर ध्रुव वृत्त है। ये वाला रेखा क्या है आपका? उत्तर ध्रुव वृत्त। ठीक इसी तरह से जब आप दक्षिण की तरफ जाएँगे, दक विषुवत रेखा के
साढ़े 82 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त होगा। तो अब यहाँ से अगर हम यहाँ तक अगर खींचेंगे, तो ये भी मेरा कितना है, तो आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपका साढ़े 66 है, लेकिन ये दक्षिण में है। तो इस तरह से हम लोग देख चुके हैं एक वाला, यानी कि एक महत्वपूर्ण रेखा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। इस तरह से हम लोग चारों महत्वपूर्ण अक्षांश के बारे में अभी तक जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, पृथ्वी के ताप कटिबंध को हम देखने की कोशिश करते हैं। ताप कटिबंध का मतलब पृथ्वी में जो है गर्मी और सर्दी के बारे में जो जानकारी हमको मिलेगा, तो यहीं से आप तय करेंगे। तो इसमें देखिए, पृथ्वी के ताप कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। अब आपको यहाँ पे समझना है, तो पहले हम इसको इरेज़ कर देते हैं, मिटा देते हैं, तभी आपको ये समझ में आएगा अच्छा से। तो अब यहाँ पे कह रहा है, आप ध्यान देंगे, कर्क रेखा एवं मकर रेखा, ये आपका जो है 0 डिग्री अक्षांश था, ये आपका था कर्क रेखा और ये है आपका मकर रेखा। इसी दोनों के बीच की अगर हम बात करें, तो इसमें कहा है क्या, इनके बीच जितने भी अक्षांश हैं, उसपे जो है वर्ष में सूर्य की किरण दोपहर में एक बार ठीक सर के ऊपर में पड़ता है। इसके बीच में जितने भी अक्षांश हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, ये अक्षांश पर जो है वर्ष में एक बार दोपहर के टाइम में सूर्य की किरणें सीधा सिर पर होता है। इसमें यही कहा गया है। आप लोग ध्यान देंगे, जहाँ पे समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपकी कमेंट का जवाब देंगे। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। इसलिए इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें जो हैं, आपको पता होना चाहिए, यानी कि कर्क और मकर रेखा वाला क्षेत्र पे पड़ता है। हम यहाँ पे आपको डिज़ाइन करके बता रहे हैं। ये है कर्क और मकर रेखा वाला क्षेत्र और इन्हीं दोनों के बीच में जो है सबसे अधिक सूर्य की किरणें तेज पड़ती हैं और जाकर के हमेशा यहाँ पे लंबवत ही माना जाता है। तो ये क्षेत्र कर्क और मकर रेखा का जो बीच वाला क्षेत्र है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए। इसको कहेंगे हम लोग उष्णकटिबंध। क्या कहेंगे? उष्णकटिबंध। तो ठीक, हम अब यहाँ तक जान चुके हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप कृपया करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि किस तरह से आपको जानकारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल रहा है। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा को छोड़ करके उत्तर ध्रुव की ओर जितने भी अक्षांश हैं, दक्षिण ध्रुव की ओर जितने भी अक्षांश हैं, उन पर कभी भी सूर्य की किरणें दोपहर में सिर के ऊपर नहीं होता है। इसमें यही कहा है। ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। अब जैसे ही हम, यानी कि कर्क रेखा से उत्तर की ओर ध्रुव की ओर जब आते हैं, तो सूर्य की किरणें क्या होता है, तिरछी पड़ने लगती हैं। ठीक यही कहानी है आपका दक्षिण ध्रुव की ओर। तो सूर्य की किरणें क्या हो जाती हैं, तो ये तिरछी हो जाती हैं। यहाँ पे हम सूर्य बना देते हैं। सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं, कहाँ पे? 23 यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के उत्तर और दक्षिण की ओर अगर बढ़ते हैं तो। अब इसमें आगे कहा है, इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तथा दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। यहाँ पे आपको समझना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहा गया है। अगर आप यहाँ पे समझ जाते हैं, तो आपका आधा प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। आधा प्रॉब्लम खत्म होने का मतलब देखिए क्या है। यहाँ पे क्या कहा है, आप ध्यान देंगे, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त
आपका ये हो गया यानी कि साढ़े 23 डिग्री वाला यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, साढ़े 23 डिग्री वाला कर्क रेखा। उसके बाद यहाँ जो एक था साढ़े 66 डिग्री वाला, तो इसको हम लोग क्या बोले थे उस समय ध्यान में होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे उत्तरी ध्रुव वृत्त। ये दोनों के बीच की अगर बात करें और ठीक इसी तरह से दक्षिण की ओर हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी साढ़े 23 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश और जा करके और साढ़े 66 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त, ये दोनों के बीच का तापमान जो है ना तो ज़्यादा गर्म होता है, ना तो ज़्यादा ठंडा होता है। इसीलिए इस क्षेत्र का नाम जो रखा गया है, बड़ा ही सोच समझ कर के रखा गया है। इसको कहा गया है शीतोष्ण कटिबंध। क्या कहा गया है? शीतोष्ण शीतोष्ण कटिबंध। आपको ये दोनों जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण रखना है, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंध का अगर क्षेत्रफल पूछा जाए, तो आपको बताना है कि साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से साढ़े 66 डिग्री उत्तरी ध्रुववृत्त के बीच का क्षेत्र जो है, वही है शीतोष्ण कटिबंध। वहाँ पे ठंडी और गर्मी मोटा-मोटी समान ही रहता है। ठीक इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी हो जाएगा। चलिए, इसमें हम आगे आप लोगों को लेकर के चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव। अब उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव और जाकर के उत्तरी ध्रुव वृत्त के बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, ये हम जो है पृथ्वी का नमूना बना चुके हैं। अब इसके विषय में हम आपसे बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 डिग्री अक्षांश क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरा है 0 डिग्री अक्षांश। उसके बाद यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो आगे, आगे कहाँ पर साढ़े 66 डिग्री उत्तरी ध्रुव वृत्त, यहाँ हो गया आपका साढ़े 66 डिग्री उत्तरी ध्रुव वृत्त और जाकर के यहाँ नीचे हो गया साढ़े 66 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त। अब इन दोनों की यहाँ पे चर्चा होने वाला है। आप लोग बारीकी के साथ देखेंगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं साढ़े 66 डिग्री उत्तरी ध्रुव वृत्त और जाकर के साढ़े 66 डिग्री दक्षिणी ध्रुव वृत्त। ये हम लिख चुके हैं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे अगर आप ऊपर यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो ये आपका 90 डिग्री अक्षांश है और नीचे भी आपका क्या है, तो यहाँ पे भी आपका 90 डिग्री अक्षांश है। इसमें यही कहा गया है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है। अब ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र हम भर देते हैं। ये वाला क्षेत्र में जो है काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है उत्तर ध्रुव पर। ठीक इसी तरह से अगर नीचे हम जाएँ तो नीचे भी बहुत ज़्यादा इसमें ठंडा होती है। तो इसीलिए आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम जो बताने जा रहे हैं। इसमें क्या कहा है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षैतिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाती है। ये देखिए सूर्य जो है बिल्कुल यहाँ पे तिरछी पड़ती है, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं होता है। इसीलिए ये शीत कटिबंध कहलाता है। शीत कटिबंध आप लोगों को पता हो गया। हमने आपको इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड किया है। सबसे पहले हमने आपको बताया उष्णकटिबंध, उष्णकटिबंध की जानकारी आपको मिल गई होगी। उसके बाद हम बताए शीतोष्ण कटिबंध, उसका भी जानकारी आपको प्राप्त हो गया। अब हम आपको लास्ट में बता दिए हैं क्या, शीत कटिबंध जो कि सर्दी का मौसम वाला क्षेत्र है। ये है साढ़े 66 डिग्री उत्तरी ध्रुव वृत्त से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का एरिया शीत कटिबंध कहलाता है। ठीक इसी तरह से दक्षिण की ओर जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमको वही दिखाई पड़ता है। तो चलिए इसमें हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो इसमें हम चर्चा करने वाले हैं देशांतर क्या है? जी हाँ, अक्षांश रेखा के बारे में हम जान चुके हैं। उसमें किसी भी तरह की आपको समस्या नहीं होगी, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। लेकिन अब हम देशांतर रेखा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा ही पूरी संपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड करेगा। अगर आप ये दोनों रेखा के बारे में जान जाते हैं और कन्फ्यूज़ नहीं होते हैं, तो आप एक अच्छे जानकार हो जाएँगे भूगोल के।
अगर आपको ये दोनों में अगर कन्फ्यूज़न रहेगा, तो आप कभी भी भूगोल को एक अच्छे विद्यार्थी नहीं बन पाएँगे। तो इसमें देखिए, अब हम जानेंगे देशांतर। तो अब इसमें कहा है क्या? किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता भी होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश यानी कि 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखाएं पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है? इस संदर्भ रेखा को देशांतरीय याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो कल इसका हम आगे आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। क्योंकि एक दिन में आपको अक्षांश समझ में आ गया, तो दूसरा वीडियो में आपको हम देशांतर समझा देंगे और दूसरा क्लास में ये जो है ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।